तो चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के कोर्स में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया को देखेंगे। ये छोटा टॉपिक है, हम लोग इसको क्विकली फिनिश करेंगे। देखो, अभी इंडिया जो है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट बना हुआ है। और किसके किसके बाद है? आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पहले यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा हुआ करता था, उसके बाद चाइना आया। उसके बाद हमारे भारत में भी उड़ान स्कीम आई, जो कि मुझे ऐसा लगा था जो ये रीजनल कनेक्टिविटी को इतना बढ़ावा दे देगा, जो हम लोग हो सकता है जो यूनाइटेड स्टेट्स को पछाड़ दें। लेकिन अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है, बाद में देखा जाएगा जैसा भी जो है। तो अभी तो तीसरे नंबर पे ही है डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1911 से। ये 1911 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या हुआ था ना, जो फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट इन इंडिया टुक प्लेस इन 18 फरवरी 1911। ये एग्जीबिशन पर्पस के लिए था, जो कि 15 मिनट के लिए फ्लाइट को उड़ाया गया था। कहाँ से कहाँ के बीच में? यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि उत्तर प्रदेश है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन वहां पे हुआ था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद से सटे ही आपको नैनी एक जगह है। और आपको पता है इलाहाबाद में संगम होता है, तो फिर नैनी में यमुना रिवर है ना, उसके अक्रॉस उड़ाया गया था। और 9.7 किलोमीटर का मात्र डिस्टेंस कवर किया गया था, जो कि अप्रॉक्स 6 माइल्स है। एयरलाइन कौन सा था? तो हम्बर बाईप्लेन था, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। किसने उड़ाया था? तो एक फ्रेंच एविएटर है, हेनरी पिकेट। और क्या लेके गया था? तो 6500 पीसेज ऑफ मेल, जो होती है ना चिट्ठियां, वो लेके गया था, मेकिंग इट फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल सर्विसेज। तो यही कहानी है। ये आपको इलाहाबाद जंक्शन से नैनी जंक्शन तक प्लेन उड़ाया गया था। अराउंड 14 किलोमीटर, दोनों आसपास ही है, बहुत ही सटे ही है। ठीक है। उसके बाद ये सारे इवेंट हैं जिसको यहाँ पे कैप्चर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एरियल पोस्ट जो है यूपी एग्जीबिशन इलाहाबाद में, जैसा कि हम लोगों ने देखा 1911 में। 18 फरवरी 1911, फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट कैरीड द फर्स्ट ऑफिशियल मेल फ्लोन बाय एयरप्लेन फ्रॉम इलाहाबाद पोलो फील्ड ओवर यमुना रिवर टू नैनी। ये उसी व्यक्ति की तस्वीर है। और ये उसी के लिए यहाँ पे ये आप देखो, एक तरीके से कोमोमरेशन में ये मेंशन किया गया है। फर्स्ट एरियल पोस्ट इलाहाबाद फरवरी 18 1911। ठीक है। और ये इस व्यक्ति का साइन है, हेनरी पिकेट। और यही आपको प्लेन है, हबड़ प्लेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं 1933 में। यहाँ पे क्या हुआ था? इंडियन नेशनल एयरवेज फॉर्म किया गया था और कराची से लाहौर के बीच में एयर सर्विस स्टार्ट करी की थी। 1932 में भी एक इवेंट है, जो कि जेआरडी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक इससे एक साल पहले, जो कि हम लोग अभी आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो ये व्यक्ति जो स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल एयरवेज, किसने स्टार्ट किया था? आर ई ग्रांट गोवन ने। कौन है ये आदमी? ये सबसे पहली बात, ये को फाउंडर है बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का, और पहला प्रेसिडेंट भी रह चुका है ये, आर ई ग्रांट गोवन। ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखना, इस बंदे को भी दिमाग में रखना। ठीक है। आर ई जी जी बीसीसीआई। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर पहुंचते हैं 1953 में। यहाँ पे क्या होता है ना, जो एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हो जाता है। जब हम लोग टाटा का जब टाइमलाइन देखेंगे तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, जो एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था और दो कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया जो था वो इंटरनेशनल सर्विस देता था, और इंडियन एयरलाइंस जो था वो डोमेस्टिक रीजनल सर्विसेज देता था। फिर 2007 में दोनों का मर्जर हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब टाटा इन द स्काई। टाटा की जर्नी बहुत ही यूनिक है। पहले आप ये समझो, जो कमर्शियल फ्लाइट की अगर बात करें तो टाटा पहले आता है, शुरुआत में ही आता है, फिर बीच में गायब हो जाता है, और फिर अब वो अपनी पकड़ बना लेता है। तो उससे पहले अब आप एक स्टोरी सुनो यहाँ पे, कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले 1932, जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, इंडियन नेशनल एयरवेज जो 1933, उससे एक साल पहले की कहानी है। 1932 में जेआरडी टाटा पायलट टाटा एयरलाइंस, और उन्होंने इनॉग्रल फ्लाइट कराची टू बॉम्बे स्टार्ट किया। वो भी एयर नेशनल सर्विस भी उसी तरीके से चल रहा था। ठीक है। 1946 की बात करते हैं। टाटा एयरलाइंस बिकम्स पब्लिक कंपनी रीनेम्ड एयर इंडिया लिमिटेड। अब टाटा एयरलाइंस का नाम बदल के इंडिया एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। 1948 में गवर्नमेंट उसमें 49% स्टेक हासिल कर लेती है। अभी भी मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि मात्र 49% स्टेक है, 51% हो जाता तो मालिकाना हक हो जाता। फिर
1953 में क्या होता है, जो अब गवर्नमेंट एयर इंडिया को नेशनलाइज कर देती है। ठीक है। फिर 2007 में एयर इंडिया जो है वो इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज हो जाता है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की कहानी हमने आपको ऑलरेडी समझा दी। जो एक एयर इंडिया जो था जो इंटरनेशनली ऑपरेट करता था, और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक में ऑपरेट करता था। फिर 2012 में, तब तक बहुत बुरा हाल हो चुका था इसका, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। और उसके बाद 2012 में गवर्नमेंट क्या करती है, 30,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज देती है एयर इंडिया को, जो कि 67,000 करोड़ के कर्ज में चला जाता है। फिर 2018 की बात है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो कहती है भाई इसको बेच के हटाओ। ठीक है। और उसने क्या किया, 76% स्टेक की बोली लगा दी, भाई हम तुम्हें 76% स्टेक जिसको लेना है ले जाओ। ठीक है। लेकिन कोई बिडर आगे नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हम और आप तो कोई प्लेन उड़ाते ही नहीं है। ठीक है। तो कोई ब्रांड तो एज सच है नहीं, अगर मेरे पास प्लेन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगा। तो विजय माल्या जी किंग फिशर तो कोई ऐसा ब्रांड है नहीं। प्लेन उड़ रहा है तो लोग किंग फिशर में बैठ रहे हैं, प्लेन उड़ रहा है तो कोई स्पाइस जेट में बैठ रहे हैं, प्लेन उड़ रहा है तो कोई इंडिगो में बैठ रहे हैं। तो कोई ब्रांड वैल्यू तो है नहीं। ठीक है। तो फिर कोई बेकार ही 76% के लिए लगाया। हाँ, 100% हो तो कोई बात हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, 100% का स्टेक 2020 में अनाउंस कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 100% स्टेक जो है एयर इंडिया का मार्केट में फ्लोट होता है। और 2020 में अक्टूबर में डील साइन होती है, और टाटा सन्स की ही सब्सिडरी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड विनिंग बिडर रहती है, और इसको फिर से एक्वायर कर लिया जाता है। तो ये है कहानी आपकी एयर इंडिया की, जो कि दिखाता है ओवरऑल टाइमलाइन इंडिया के एयर जर्नी का। तो अब पवन हंस लिमिटेड को भी देख लेते हैं। देखो, पवन हंस लिमिटेड 1985 में अस्तित्व में आया, और ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। जब शुरू में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनरॉन ऑयल एंड गैस, मुंबई हाई, और रिमोट और एक्सेसिबल एरियाज में कनेक्ट करता था। अब तो ये बहुत ही ज्यादा सर्विसेज देने लग गया है। ठीक है। अक्सर आप हेलीकॉप्टर पे पवन हंस का ब्रांड नेम देखा हुआ करते होंगे। अब तो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है। अब 2016 की बात करते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे उन्होंने सोचा जो कुछ बदलाव लेके आया जाए। फिर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आया। और उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, उस समय में एक्रोनिम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो उड़ान लेके आए, जिसका मतलब था उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी बेसिकली ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। नो फ्रिल एयरपोर्ट भी बनाया गया। नो फ्रिल एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा टैक्सेशन वगैरह नहीं लगना है। ठीक है। छोट तो और ऐसा कोशिश किया गया, जो टीयर 2 सिटीज़ हैं उसको आप लाइमलाइट में लेके आओ, और 400 ये एयरपोर्ट्स को मंजूरी दो, ताकि वहाँ पे जो एयरलाइंस है वहाँ पे ऑपरेट कर सकें। उनको वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए कुछ टैक्सेशंस वगैरह में भी छूट दी जाएंगी। और ऐसा है, और एक प्राइस का भी कैप लगा दिया गया था, जो इतने से इतने डिस्टेंस के लिए आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन कोई माना नहीं। हालांकि कुछ कुछ सक्सेसफुल हुए। उड़ान के तहत आपको दरभंगा एयरपोर्ट बना। ठीक है। जो कि इतना मुनाफा किया, जो बिहार में पटना एयरपोर्ट तक को भी पछाड़ दिया था मुनाफे में। तो कुछ कुछ तो स्कीम सक्सेसफुल हुए ही थे उड़ान के। लेकिन एयरलाइंस कंपनी वाले अपने मनमानी जरूर करते हैं, प्राइस को कैप ढंग से करते नहीं थे। ठीक है। और ये दिखाते थे कि हमें रीजनल सिटीज में प्लेन उड़ाने में घाटा लगता है। फिर आता है कृषि उड़ान स्कीम। इसको भी आप दिमाग में रखना, जो कि अब उसका 2.0 वर्जन भी लॉन्च हो गया था। कहानी कुछ इस प्रकार है, जो देखो, नॉर्थ ईस्ट में हिली और डिफिकल्ट टेरेन है, और वहाँ पे आपको जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और प्रधानमंत्री जी चाहते थे जो इस एरिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अच्छे से डेवलप करें, नॉर्थ ईस्ट को, जो 7 सिस्टर्स जो है स्टेट्स उसकी। ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कतें ये आ रही थी, जो आपका कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा था। तो फिर वो उन्होंने कृषि उड़ान स्कीम लेके हुआ है, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल रूल्स को इस तरीके से डेवलप किया गया, जो कि फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचने में या फिर माल को इधर उधर पहुंचाने में मदद मिल सके, ताकि उनके प्रोडक्ट का वैल्यू रियलाइजेशन हो सके। कृषि उड़ान 2.0 के कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड एट 53 एयरपोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द ट्राइबल रीजन्स इंक्लूडिंग 2 आइलैंड्स। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट
for organic farm and seafood produce to begin soon will remove barriers in supply chain, logistics and transportation to doubles farmer income। ये बाय 2022 था, लेकिन ये भी रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया में है उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। आपको बहुत ज्यादा नाम ऐसे होंगे जो वहाँ के ही कोई फेमस व्यक्ति के नाम पे होंगे, जैसे नेताजी सुभाष एयरपोर्ट तो आप समझ के जाओगे जो कहाँ का है, ठीक है। या फिर छत्रपति शिवाजी, या फिर भीमराव अंबेडकर, इस तरीके के नाम होंगे जो आप आसानी से, अहिल्याबाई होलकर, आप समझ जाओगे जो भाई कहाँ की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो अमृतसर में है, आप समझ जाओगे। लोकप्रिय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी आसाम में है। बीजू पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा। गया एयरपोर्ट गया में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआईएमएस आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, ये सवाल पूछा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर। कोचिन कोच्चि। कैलिकट कोझिकोडे। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नागपुर। जयपुर इंटरनेशनल जयपुर। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। त्रिचनापल्ली त्रिचनापल्ली। ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नूर केरला में। सूरत सूरत में अहिल्याबाई होलकर इंदौर में। फिर दाबोलिम एयरपोर्ट एयरपोर्ट दाबोलिम गोवा। कोयम्बटूर इंटरनेशनल कोयम्बटूर में। अब तमिलनाडु में तीन तीन मुझे दिख गए यहाँ पे। फिर शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। इम्फाल इंटरनेशनल इम्फाल मणिपुर। मदुराई एयरपोर्ट मदुराई। और उसके बाद बारडोगरा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। मैंगलोर इंटरनेशनल मैंगलोर कर्नाटका। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। नासिक नासिक। वडोदरा एयरपोर्ट वडोदरा गुजरात। तो यही थे जो सारे एयरपोर्ट्स के नाम थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक छोटा सा लेक्चर है। और इसके जो सवाल बनेंगे, या तो एयरपोर्ट के नाम पूछ देंगे और वन लाइनर होगा क्वेश्चन, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान स्कीम से पूछ देंगे, उड़ान 2.0 से पूछ देंगे, कृषि उड़ान स्कीम से पूछ देंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।